हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसमें मैं हर आर्टिकल का आपको एक इन शॉर्ट आइडिया दूंगा, ब्रीफ में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से पॉइंट से, कौन से आइडिया से प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है बेस्ड है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस है उसके हिसाब से है। सेकेंडली, जो आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री के और मेंस के, वो चाहे यूपीएससी के हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस के, उसका जो ट्रेंड रहा है, जो की कंसेप्ट पूछी गई है बार बार, उसके हिसाब से चीजें इसमें इंक्लूड की गई है, ताकि जो भी चीजें हम आपको समझाएं वो ऑथेंटिक रहे, क्रेडिबल रहे और हम चीजों को ज्यादा एग्जैजुरेट ना करें। हमें मोटा मोटा आइडिया बस समझना जरूरी होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो फाउंडेशनल लर्निंग है, जो मोटा मोटा सब्जेक्ट है लाइक आपका हिस्ट्री, ओके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, देन आपका एथिक्स, ये सभी आपने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। और अगर नहीं भी किया है तो आप अगर कंटिन्यू रखेंगे 4-6 महीने तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगे, आप जो ग्रिप है उसको बना पाएंगे। ओके, अगर किसी को एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब शुरू से या बिगिनिंग से, तो हमारे फाउंडेशनल कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे सिलेबस के मुताबिक। उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और जो क्लासेस रहेंगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी। इसी के साथ रेगुलर टेस्ट दिया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपका जितना भी डाउट है उसको कैटर किया जाएगा। आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दी जाएंगी ताकि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम किया जा सके। इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी है जिससे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है वो जुड़ सकते हैं। बाकी चीजों को डिटेल में जानने के लिए, फी वगैरह के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप 6002417488 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट इंडिया ब्राजील रिलेशन। तो ये जो आपका आर्टिकल है ये आईआर के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में हमारे ऑनरेबल पीएम साहब जो है वो आपके 5 देशों के दौरे में गए हुए हैं और इसमें आपका जो ब्रिक्स का समिट था ब्राजील में उसको भी अटेंड किया। और जो पर्सनल रिलेशन है, पर्सनल जो मीटिंग है विथ आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विथ ब्राजीलियन जो प्रेसिडेंट है लूला दी सिल्वा, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। तो अभी पूरा जो मुद्दा है वो किस पे बेस्ड है कि किस तरीके से इंडिया ब्राजील क्या कर सकता है, मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकता है दोनों देशों का बियॉन्ड यूएसए। क्योंकि यूएसए का जो आपका यूनिलैटरल टैरिफ पॉलिसी है जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपके डिफरेंट नेशन को दिक्कतें हो रही है मार्केट एक्सेस में। तो अभी इसके लिए क्या है, इंडिया ब्राजील दोनों ही आपके इमर्जिंग इकोनॉमीज है, डेवलपिंग इकोनॉमीज है, तो क्या कर सकती है, डिफरेंट फील्ड में कोऑपरेशन कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा अभी इंडिया क्या कर रही है, ग्लोबल साउथ के जो नेशन है लाइक आपके साउथ अमेरिका में अगर देखें ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू है, फिर आपके अफ्रीकन जो डिफरेंट नेशन है इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, घाना, तो इन नेशंस के साथ जो रिलेशन है उसको डीपन करना चाह रही है ताकि क्या किया जा सके, कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सके डिफरेंट फील्ड में। तो अभी ध्यान रखिएगा मेन आर्ग्यूमेंट और आपका सब्सटेंटिव पार्ट इसका क्या है, डाइवर्सिफिकेशन करना है फ्रॉम यूएस मार्केट दोनों ही देशों को। फिर ग्रोइंग इंडिया ब्राजील ट्रेड रिलेशन। तो अभी ट्रेड रिलेशन अगर देखें तो दोनों ही देशों का क्या है, आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग 16.6 बिलियन तक था ट्रेड 2022-23 में, तो इसको 20 बिलियन तक बढ़ाने का के बारे में कहा जा रहा है। सेक्टोरल कोऑपरेशन देखें तो किस सेक्टर में कोऑपरेट कर सकती है, रिन्यूड फोकस ऑन इथेनॉल एक्सपोर्ट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, काउंटर टेररिज्म में, डिफेंस में, सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चरल रिलेशन में। तो अभी आप जब आपको जब चीजें लिखनी होती है तो आपको वर्ड्स चाहिए, तो वर्ड कैसे मिलेंगे हमें, ऐसे। ओके, तो रिन्यूएबल एनर्जी, काउंटर टेररिज्म, जो भी हम इश्यूज फेस कर रहे हैं देश के अंदर, ओके, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कोऑपरेशन कर सकते हैं विद डिफरेंट नेशन। फिर ब्राजील टारगेट्स इंडियन मार्केट फॉर बीफ अल्टरनेटिव, डेयरी, एविएशन,
फिर ब्रिक्स के जरिए भी क्या कर सकती है, दोनों देश कोलैबोरेट कर सकती है। डिस्कशंस हुए हैं ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम के ऊपर टू काउंटर यूएस डॉलर डोमिनेंस। तो यूएस का जो डॉलर डोमिनेंस है या फिर जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, जिससे आपके हाल ही में रशिया को, ईरान को आपका निष्कासित कर दिया गया, तो इन फ्यूचर जो हमारे जैसे देश है, ग्लोबल साउथ के देश, उनको भी निष्कासित किया जा सकता है। तो इससे, इस डोमिनेंस से हम बचने के लिए ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ओके, बाकी जो कंसर्न है ओवर टैरिफ, डिफेंस स्पेंडिंग, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इसके ऊपर भी चर्चा हम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा भी आप ध्यान रखिएगा कुछ टर्म्स है, जैसे मार्कोसुर। तो ये मार्कोसुर क्या है, एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है कंप्राइजिंग ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला। तो इनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, थ्रू ब्राजील रिलेशन बेहतर बना सकते हैं, ट्रेड में, कॉमर्स में, डिफेंस में, रिन्यूएबल एनर्जी में। ओके, फिर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम अभी बात की, इथेनॉल एक्सपोर्ट के बारे में अभी हमने बात की। ओके, तो ये सभी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, फिर आपका इम्ब्रेयर एसे। ओके, तो इम्ब्रेयर एसे क्या है, ये आपका एक ब्राजील का लीडिंग एरोस्पेस कंपनी है। जिस तरीके से हम बोइंग को देखते हैं यूएसए में, फिर डसॉल्ट एविएशन को देखते हैं आपके फ्रांस में। ओके, फिर एयरबस देखते हैं हम यूरोप में। तो उस तरीके से क्या है, आपका ये एरोस्पेस कंपनी है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, आपके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेशन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ध्यान किस में दी गई है, इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म में, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में, साउथ साउथ कोऑपरेशन में, ताकि क्या बन सके, हम रेजिलिएंट बन सके इन इकोनॉमी, इन डिफेंस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या हम लिख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेप्स फॉर इंडिया क्या क्या है। तो इंडिया क्या स्ट्रेटेजिक आपकी स्टेप्स ले सकती है, एक्सपैंड करना है हमारा ट्रेड को बियॉन्ड ट्रेडिशनल पार्टनर्स। तो अभी हमारा जो ट्रेडिशनल पार्टनर है वो हमेशा क्या रहा है, आपका वेस्टर्न नेशंस ही रहे हैं, या फिर रशिया रहा है। ओके, या फिर यूरोपियन रीजन रहा है। तो हम उससे आगे हट के कुछ देख सकते हैं, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशियन में फोकस कर सकते हैं, जो आपका ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी इंपोर्ट को, ताकि हम अपना जो पंचामृत स्ट्रैटेजी का नेट जीरो बनना है 2070, 50% रिन्यूएबल एनर्जी को मीट करना है बाय 2030, इसको हम मीट कर सकते हैं। फिर हमें एक्सेलरेट करना है ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को। फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हम अपना रिलेशन को डीपन कर सकते हैं, डिफेंस पार्टनरशिप कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं मार्कोसुर को फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, प्रमोट कर सकते हैं इंडियन एग्री एक्सपोर्ट को। ओके, देन आपका रीजनल कोलैबोरेशंस, अभी अगर आप स्टेट पीसीएस के लिहाज से लिख रहे हैं, तो रीजनल जो आप जिस भी रीजन से आप अपना स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, उससे भी कनेक्ट करके लिख सकते हैं। ओके, तो एक्सप्लोर ब्राजील्स इथेनॉल एंड एविएशन टेक्नोलॉजी फॉर असम, तो असम का पर्सपेक्टिव हमने इसमें जोड़ा है। ओके, क्योंकि हम एपीएससी के लिए भी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ध्यान रखिएगा, सेम है, इंडिया ब्राजील पार्टनरशिप के ऊपर ही बात की गई है। कुछ थोड़ा बहुत इसमें कुछ चीजें डिफरेंट मेंशन की गई है, जैसे कि हाईएस्ट जो आपका सिविलियन ऑनर है ब्राजील का, उसको दिया गया है टू आवर ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस जो अवार्ड है उसका नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओके, और कहाँ दिया गया है, एल्वोराडा पैलेस में। तो एल्वोराडा, अभी ध्यान रखिएगा, ये जगह भी पूछ ली जा सकती है कि एल्वोराडा पैलेस कहाँ है, ये ब्राजील में है। ओके, तो डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस, ग्लोबल साउथ लीडरशिप, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो मैंने अभी मेंशन किया था कि 20 बिलियन का आपका ट्रेड पार्टनरशिप करना है। तो ये सभी, फिर 6 एग्रीमेंट भी साइन की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी में, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, आईपी प्रोटेक्शन में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो राइट्स है उसके कोऑपरेशन में, एग्रीकल्चर में, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन में, एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट में भाया यूपीआई। तो ये सभी चीजें थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ताकि आपको पॉइंट्स रहे आपके पास लिखने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, 3 नेशनलाइजेशंस। ओके, तो अभी नेशनलाइजेशन क्या होता है, कुछ टर्म्स को हम पहले समझते हैं। नेशनलाइजेशन का मतलब हो गया कि जब एक प्राइवेट सेक्टर का जो एसेट है उसको गवर्नमेंट ओन करने लगती है, या फिर गवर्नमेंट ने ओन कर लिया है। जैसे एयर इंडिया को 1950s में, एयर इंडिया टाटा का हुआ करता था, उसको ओन कर लिया। फिर अभी हाल ही में क्या किया गया, उसको फिर से प्राइवेटाइज कर दिया गया। ओके, तो प्राइवेटाइज क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर।
देन आप देख सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। ध्यान रखिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। प्राइवेटाइजेशन का पहला स्टेप है डिसइन्वेस्टमेंट। तो अभी समझ लीजिए गवर्नमेंट का शेयर है किसी में, किसी कंपनी में 100%, तो उसमें अगर गवर्नमेंट 40% अगर प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, 60% अपने पास रखती है, तो उसको कहा जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये सभी ध्यान रखिएगा। फिर रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड क्या है, तो एक बॉन्ड आपका इनिशिएट किया गया था 1998 में, ताकि क्या किया जा सके, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न किया जा सके फ्रॉम NRIs, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है उनसे। जनधन अकाउंट के बारे में तो आपको पता ही है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, एक सिचुएशन वेयर अ कंट्री कैन नॉट पे फॉर एसेंशियल इंपोर्ट, तो हम जो एसेंशियल इंपोर्ट है उसके लिए पे नहीं कर सकते हैं, प्लस हमारा जो आपका फॉरेन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जो बोरो किया है उसको हम पे नहीं कर सकते। वैसे सिचुएशन को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसको इंडिया ने एक बार फेस किया था 1990s में। ओके, 80s से चालू होकर 1990s तक ये चला था, और 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ली थी। ओके, और सोशलिज्म पॉलिसी से थोड़ा सा शिफ्ट होकर हमने कैपिटलिज्म की ओर रुख मोड़ा था अंडर LPG। तो अभी इसमें 3 नेशनलाइजेशंस किसके किसके बारे में बात कर रहा है, SBI, LIC एंड एयर इंडिया। तो इसमें ये बात दर्शाई गई है कि गवर्नमेंट को कब नेशनलाइजेशन करना चाहिए और कब नेशनलाइजेशन नहीं करना चाहिए। ओके, तो नेशनलाइजेशंस की जो पॉलिसी है वो सोशलिस्टिक पॉलिसी है, कि कोई जो इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट जैसे इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, कोई इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन है, तो उसको नेशनलाइज क्यों किया जाता है, ताकि देश में सोशियो इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है, जस्टिस है, उसको आपकी डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। फॉर एग्जाम्पल अभी 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। SBI को नेशनलाइज किया गया था 1955 में। फिर 1980s में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। फिर LIC को भी नेशनलाइज किया गया था, मुझे जहां तक ध्यान है 1950s 60s ऐसे में ही कुछ में होगा। ओके, तो ये जो आपका बैंक या फिर LIC को नेशनलाइज करने का क्या मकसद है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके। क्योंकि जब नेशनलाइज हो जाती है, जब गवर्नमेंट बैंक की ओनरशिप ले लेती है, पब्लिक सेक्टर हो जाता है बैंक। ओके, तो उससे क्या होता है, जो बैंक है वो आपके रूरल एरिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड करता है। आम जो जनसाधारण है, जो आपके मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, उनको क्या करता है, क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए नेशनलिज्म ठीक है। तो इसका मतलब कि जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है और जो सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ओके, जैसे पॉवर्टी एलिगेशन करना, रूरल डेवलपमेंट करना, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन जरूरी है उसको अगर नेशनलाइज करती है तो ठीक है। लेकिन हर सेक्टर को नेशनलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे एयर इंडिया को नेशनलाइज किया, लेकिन इसमें आपका मैनेजमेंट सही नहीं था, इसीलिए ये घाटे में चली गई और फाइनली इसको प्राइवेटाइज करना पड़ा। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें क्या कर रही है, मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा। तो वे फॉरवर्ड में लिखा है कि हमें डिफरेंस लाना है, स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएशन इन नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो अभी जैसे न्यूक्लियर जो आपका डेवलपमेंट है, ओके, फिर आपका स्पेस डेवलपमेंट है, उसमें गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन करके रखा है, जैसे इसरो हो, DRDO हो। तो इसको नेशनलाइज करना जरूरी भी है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। फिर BSNL को अभी तक गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। क्यों, ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, क्योंकि कम्युनिकेशन काफी जरूरी है। क्योंकि बाकी जो आपके जैसे जियो जैसे जो ऑपरेटर है, ये आपके ऐसे कम पॉपुलेशन एरिया वाले एरिया में सर्व नहीं भी कर सकते हैं। ओके, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ओके, टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी सेक्टर्स में जरूरी है। बाकी गवर्नमेंट को लिमिटेड ओनरशिप रखना चाहिए, स्पेशली एविएशन, रिटेल्स, होटल। ओके, इसमें फैसिलिटेटर का काम करना चाहिए, ना कि ओनरशिप का। ओके, फिर कोऑपरेट गवर्नेंस को सुधारना चाहिए। बाकी PSUs में तो डिफरेंट PSUs है गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ओके, जैसे ONGC हो गया, फिर ऑयल इंडिया हो गया। तो इनमें आपका क्या करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखना है, ताकि इनका जो फंक्शनिंग है वो अच्छा हो सके। ओके, बाकी फाइनेंशियल इनोवेशन, ऑटोनॉमी देनी जरूरी है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को। क्लियर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी रखना जरूरी है। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है, जिसमें आपके गवर्नमेंट बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उनको सिस्टमैटिक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फाइनली प्राइवेटाइज भी किया जा सकता है। ओके, बाकी ध्यान रखिएगा, पब्लिक के पास अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए गवर्नमेंट का, और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट रहना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ राइजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो मिलिट्री स्पेंडिंग है कोल्ड वॉर के बाद,
कोल्ड वॉर के समय बहुत ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग था क्योंकि एक आर्म्स रेस ही चल रहा था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, जो आज का रशिया है। ओके, तो उसके बाद अगर देखिए आज के समय पे बहुत ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग देखी जा रही है। इवन नेटो ने भी क्या किया है, नेटो ने अर्थात जो आपके यूरोपियन यूनियन के जो देश है, उन्होंने ये आपकी मतलब यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश आपके नेटो में है, तो इसीलिए मैं यूरोपियन यूनियन कहा कि जो नेटो है, नेटो के देश अपने जीडीपी के 5% तक स्पेंडिंग बढ़ाने वाले हैं बाई 2035। ओके, तो ये जो 5% का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपका स्पेंडिंग बढ़ेगी डिफेंस में, फिर आपके इजराइल जैसे देश या फिर यूक्रेन कहे, रशिया कहे, ये जो भी देश है अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग यूएसए, चाइना एंड इंडिया ऑल्सो। तो वर्ल्ड का जो 80% जो डिफेंस स्पेंडिंग है, इसको यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया जैसे देशों के द्वारा ही किया जाता है। तो अभी डिफेंस स्पेंडिंग जरूरी भी है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्या होती है, क्राउडिंग आउट देखा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट आपके सोसाइटियल स्पेंडिंग है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन में, स्किल में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें क्या हो जाता है, आपका क्राउडिंग आउट हो जाता है सोशल स्पेंडिंग का, जब मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ती है, हेल्थ, वेलफेयर, डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इन लो एंड मिडिल इनकम नेशंस। तो अभी इससे क्या होता है, आपका जो वर्ल्ड में जो पीस आपका लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, क्योंकि जब सोशल स्पेंडिंग कम होती है तो उससे क्या होता है, सोसाइटी में आपका इनजस्टिस बढ़ता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, और वो क्या करता है, एक नया आपका रिसेंटमेंट को जन्म देता है, अशांति को जन्म देता है। तो इसीलिए पीस क्या है, एब्सेंस ऑफ वॉर नहीं है। एब्सेंस ऑफ वॉर को अगर हम पीस माने तो वो काफी नैरो डेफिनेशन होगा। तो पीस का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड वाइड ह्यूमन वेलबींग को एंश्योर करना, ताकि जस्टफुल पीसफुल माहौल बना रहे। ध्यान रखिएगा, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है कि आपका जब रीमिलिटरीलाइजेशन किया जाता है या फिर मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाई जाती है तो किस तरीके से क्राउडिंग आउट इफेक्ट देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें क्या कहा गया है, वे फॉरवर्ड में बैलेंस करना है सिक्योरिटी पैराडाइम को। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हमें रखना जरूरी है, क्योंकि आपका जो इनसिक्योरिटी है आप वो देखते हैं, लेकिन मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के साथ ही ह्यूमन सिक्योरिटी को भी काफी ध्यान देना जरूरी है। ओके, फिर रैशनलाइज करना है डिफेंस बजट को। ओके, एक स्ट्रैटेजिक कैप रखना है कि एक लेवल के बाद डिफेंस स्पेंडिंग ना हो। प्रमोट करना है पीस की डिप्लोमेसी को थ्रू यूएन, थ्रू G20, ताकि जितना हो सके पीस को हम मेंटेन कर सके, टेररिज्म जैसे प्रॉब्लम को हम खत्म कर सके, उसके रूट कॉज तक जा सके। इनोवेशन करना है, इनोवेटिव फाइनेंसिंग करना है एसडीजी में। तो अभी अगर हम ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग करेंगे, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा हूं, नॉट ओनली इंडिया, तो उससे क्या है, एसडीजी के जो गोल है वो आपके क्या होंगे, भटक जाएंगे। फिर आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना है कि कितना डिफेंस स्पेंडिंग हो रहा है। ओके, वो मेंटेन करना जरूरी है, और ऐसा एक आर्किटेक्चर बनाना जरूरी है वर्ल्ड वाइड, ताकि कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया जा सके और पीस को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट, आप इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अगर देखें तो हमारा तो प्रायोरिटी रहना ही है डिफेंस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नियर बाई जो है हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। ओके, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, डिफेंस स्पेंडिंग में ध्यान देना है कि हम ज्यादा मॉडर्नाइजेशन करें। ओके, नियर एक्सपेंशन की जगह, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन से क्या है, हम जो स्पेंडिंग होगी उससे हम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकेंगे। फिर हम डुअल यूज टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो अभी हाईवे आप बन रहे हैं, तो उसमें ऐसा हाईवे बनाना चाहिए जिसमें आपके क्या है, मिलिट्री प्लेन्स भी आपकी डॉक कर सके। ओके, वो आपके टेक ऑफ टेक ऑन कर सके, तो ये ज्यादा जरूरी है। ओके, देन आपका पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग में भी ध्यान देना जरूरी है, और रीजनल जो आर्म्स रिडक्शन टॉक्स है उसको आगे बढ़ाना जरूरी है, ताकि साउथ एशिया में एक पीस लाया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन था वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि ये हमने पहले भी कई बार देखा है। तो ध्यान रखिएगा, आज 9 जुलाई है, तो जो डेडलाइन दिया था बाय डोनाल्ड ट्रंप, वो आज खत्म हो गया है। तो अभी क्या किया है, यूएसए ने डेडलाइन को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है, और इसी के साथ 14 नए नेशंस के ऊपर आपके टैक्स को हाइक किया है। ओके, न्यू हाइक्स
ओके, न्यू नेशंस के ऊपर नहीं, न्यू हाइक किया है 14 कंट्रीज के ऊपर, जापान, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान। तो अभी देख सकते हैं जापान, साउथ कोरिया जो एलाई है यूएसए के, इनको भी नहीं बख्शा गया है। ओके, तो इससे अभी आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका ट्रेड का गवर्नेंस है वो काफी यूनिलैटरल हो गया है। ओके, तो वही चीजें अभी हमने इंडिया ब्राजील रिलेशन में भी देखी। नेक्स्ट आर्टिकल काफी चिंताजनक बातें बता रहा है कि टेरर अटैक accused in India used online payment services e-commerce site FATF, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको 1989 में गठन किया गया था ताकि आपकी टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सभी चीजों को, टेरर फाइनेंसिंग को कर्व किया जा सके। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो आपका एल्यूमिनियम पाउडर का यूज किया गया था आईडी के विस्फोट में, पुलवामा अटैक में 2019 में, उसका जो पाउडर था एल्यूमिनियम पाउडर, उसको अमेजोन से ऑर्डर किया गया था। ये कौन सा रिपोर्ट बता रही है? FATF का। तो इससे आप देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, ओके, जिसके वजह से आपकी पेमेंट सर्विसेज, ई कॉमर्स जैसे साइट्स डेवलप हुए हैं, उनका इस्तेमाल आपके जो नॉन स्टेट एक्टर है, जो आपके टेररिस्ट है, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। प्लस इसमें जो गोरखनाथ टेम्पल अटैक हुआ था अप्रैल 2022 में, उसमें ऑनलाइन पेमेंट किया गया था भाई भाया पेपल, और VPN का यूज हुआ था। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये डिजिटाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। आपके UPI जैसे पेमेंट का मेथड, फिर अमेजोन जैसे मार्केट से क्या हो रहा है, आपके जो टेररिस्ट है वो भी इसको एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, आपका टेक्नोलॉजी का जो नेगेटिव साइड है वो इसमें दर्शा रहा है। तो इसीलिए क्या है, अभी जब भी हमें टेक्नोलॉजी का बैन और बून लिखने आता है, तो बून में तो हम अच्छी बातें लिखते ही हैं, तो बैन में हम ये सभी चीजें लिख सकते हैं। की टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, FATF क्या है, ओके, EPOM क्या है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आपका इसमें वे फॉरवर्ड में हम क्या देख सकते हैं, रेगुलेटरी टाइटनिंग करना जरूरी है, मैंडेटरी KYC कंप्लाइंस, ताकि हम क्या कर सके, आइडेंटिटी का पता लगा सके, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना जरूरी है, टेक बेस्ड सर्विलियंस करना जरूरी है, लाइक यूजिंग ऑफ AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। ओके, देन लीगल स्ट्रेंथनिंग करना जरूरी है। हमारे देश में आपके लॉज है ऐसे न्यूसेंस एक्टिविटी से डील करने के लिए, जैसे UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो इनको क्या करना है और स्ट्रेंथन करना है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंटरपोल के साथ, FATF के साथ, UN बॉडीज के साथ बनानी जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट करना जरूरी है, ताकि वो क्या करे, आपके कंप्लायंस को रखे और रिपोर्ट करे टाइम पे। ओके, तो ये सभी चीजों को देखना जरूरी है। और इसमें आप क्या है, लोकल एस्पेक्ट भी देख सकते हैं, आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट फोकस। तो अभी आसाम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी क्या है, आपके ड्रग का आप बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग देखते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आर्म्स ट्रैफिकिंग है, इनमें भी क्या होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो इसको भी कर्व करना जरूरी है। नेक्स्ट आपका कंट्री वाइड सर्वे रिवील्स डेफिसिट इन स्टूडेंट्स लर्निंग। तो आपका हाल ही में जो आपका परख RS है, उन्होंने सर्वे किया है और ये फाइंड आउट किया है कि लगभग ओके आपके क्लास 3, 6 और 9 के लगभग 21 लाख स्टूडेंट को सर्वे किया गया और इसमें कोर लर्निंग आउटकम देखा गया है। ओके, तो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, सभी में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के स्किल में वीकनेस देखा गया है, रीडिंग स्किल में, कंप्रीहेंशन में वीकनेस देखा गया है। जैसे केंद्रीय विद्यालय में आपके ग्रेड 3 के जो बच्चे हैं मैथमेटिक्स में, वो आपके वीक है, लेकिन वही बच्चे आपके ध्यान रखिएगा उसी स्कूल में एक्सेल किया है ग्रेड 9 के लैंग्वेजेस में। तो ग्रेड 9 के जो डिफरेंट लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं उनमें उन्होंने एक्सेल किया है। फिर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस देखे गए हैं ग्रेड 6 के, कि ओनली 38% को ही क्या है, 38% बच्चे ही क्वेश्चन पूछते हैं या फिर प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। सोशल साइंस में आपकी डेफिसिट देखी गई है, ओनली 45% ऑफ ग्रेड 9 स्टूडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, नेशनलिस्ट आइडियाज के बारे में समझ में आता है। इट मीन्स हम बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अभी कर क्या सकते हैं, वे फॉरवर्ड देखिए आप, निपुण भारत स्कीम को, फिर आपका जो FLN स्कीम है,
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इनको हम और रोबस्ट तरीके से फुल रोल आउट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में हमें और ध्यान देना होगा। स्टेट स्पेसिफिक रिमेडियल प्लान्स लेनी जरूरी है, क्योंकि 700 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये सर्वे किया गया है, तो लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा ध्यान देना होगा। टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो करना जरूरी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल उनका स्किल डेवलपमेंट करना, टीचिंग लर्निंग मेथड को उनको सिखाना। ओके, टेक बेस्ड एडेप्टिव लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करना। पेरेंट एंड कम्युनिटी का एंगेजमेंट होना भी जरूरी है, पेरेंट, लोकल एनजीओ, कम्युनिटी ग्रुप्स। ओके, और आपका रीडिजाइन करना है असेसमेंट मेथड को, ओके, ताकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की जा सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सभी को कोर मैट्रिक्स है, इसको डेवलप किया जा सके। फिर मल्टी लेयर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पावर गेम्स दैट प्ले द बिग बॉयज प्ले। तो अभी इसमें बात क्या कर रहा है, जो ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, तो अभी ध्यान रखिएगा, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया 1944 में। कहा? यूएसए में। तो दो ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है आपके, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो अभी पूरा आर्टिकल क्या है कि किस तरीके से ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो बनाई गई आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को, ये दो इंस्टीट्यूशन क्या है, काफी अनडेमोक्रेटिक है। इसमें जो वोटिंग शेयर है वो मोस्टली आपके यूरोपियन यूनियन और यूएसए के हाथ में है। यूएसए के हाथ में तो इवन वेटो पावर भी है, क्योंकि आपका ध्यान रखिएगा अभी आईएमएफ में डिसीजंस लेने के लिए आपके 85% वोट्स की जरूरत होती है। 16.5% वोट जो है यूएसए के पास है। इसका मतलब क्या है, पूरा डोमिनेंस जो है किसके पास है, यूएसए के पास है। यूएसए किसी डिसीजन को पास करने दे सकती है या उसको रोक भी सकती है। और अभी इंडिया का अगर आप देखें पोजीशन, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है 2025 आईएमएफ डेटा के हिसाब से। हमने रिकॉर्ड पॉवर्टी रिडक्शन दिखाया है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, फिर भी हमारा वोट शेयर कितना है, 2.6%। तो इसको रिफॉर्म करना जरूरी है। जो इंस्टीट्यूशन है, जिस तरीके से जोसेफ स्टेगलेट साहब ने, जो नोबेल लॉरियट रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, इनमें डेमोक्रेटिक डेफिसिट देखी जाती है। पूरे जो विश्व के जितने भी देश है, सभी को इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता है। जो डेवलप नेशंस है वो डिसीजंस लेती है और डिसीजंस को थोपती है आपके अंडर डेवलप एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज के ऊपर, जो सही नहीं है। तो इसीलिए वे फॉरवर्ड क्या है, हमें इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी लेनी जरूरी है। ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना जरूरी है। फिर आपका इसमें प्रमोट स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट इन BWI। तो स्ट्रेटेजिक जो पोस्ट है उसमें रिक्रूटमेंट आपके डिफरेंट जो अंडर डेवलपिंग नेशन है उनसे भी होना चाहिए। जो कोटा है उसको भी रिफॉर्म करना चाहिए और डेवलपिंग नेशंस का जो कोटा है उसको बढ़ाना चाहिए। तो अभी इसमें इंडिया क्या कर सकती है, ग्लोबल साउथ के लिए अपना वॉइस जो है उसको रेज कर सकती है। अगर इंडिया को अगर वोट शेयर ज्यादा मिलता है और डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती है तो ग्लोबल साउथ को लीडरशिप दिया जा सकता है। ओके, तो ये सभी चीजें जरूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है आरबीआई टू कंडक्ट 2-day VRRR। तो अभी ध्यान रखिएगा, इस बार पूरा चांसेस है प्रीलिम्स में VRRR के बारे में पूछा जा सकता है। तो VRR का फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। तो ऐसे हमें रेपो रेट के बारे में तो पता ही है, रेपो रेट हो गया जिससे जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से उधार ले सकती है। और रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, जब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा आपके डिपॉजिट्स रहते हैं तो वो क्या करती है, उस पैसे को आरबीआई के पास जमा करवा देती है, जिससे उनको रिवर्स रेपो के तहत क्या मिलता है, एक छोटा इंटरेस्ट मिलता है। तो हाल ही में क्या हुआ, आपके आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट से आपका रेपो रेट को घटाया। ओके, फिर मॉनिटरी ईजिंग लाया गया, जिससे क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है। तो अभी जब मार्केट में एक्सेसिव लिक्विडिटी होता है तो उससे आपका क्या है, सब प्राइम लेंडिंग होना एक कंसर्न आ जाता है। जैसे यूएसए में आपका क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोन देने की वजह से 2008 से पहले सब प्राइम लोन, मतलब ऐसे बोरोवर्स को पैसे दे देना जिसका चुकाने का भी क्षमता नहीं था, तो उससे क्या हुआ, आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तो हमारे देश में भी अभी जो आपका लिक्विडिटी मार्केट में है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, तो उसको क्या करना है, एक शॉर्ट टर्म के लिए सोक अप करना जरूरी है। तो वही आपका शोक अप क्यों करेगी, ताकि $1 ट्रिलियन को आपका मार्केट से
एक छोटे समय के लिए हटाया जा सके। ध्यान रखिएगा ये छोटे समय के लिए ही है, लाइक 1 वीक वैसे समय के लिए। तो 2 डे के लिए वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो को ऑक्शन में लाया जाएगा बाय आरबीआई, ताकि क्या किया जा सके, सूक अप किया जा सके, मतलब पैसे को ले लिया जा सके 1 ट्रिलियन। तो इसमें जो आपका वी ट्रिपल आर के तहत जो कमर्शियल बैंक पैसे जमा करेंगी आरबीआई में, उनको शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा मोटा इंटरेस्ट भी प्राप्त होगा। और उससे क्या होगा, मार्केट में जो एक्सेसिव लिक्विडिटी एक बार के लिए है उसको एक बार सोक अप कर ली जा सकेंगी। तो इससे क्या है, आपका जो लिक्विडिटी की वजह से जो इंस्टेबिलिटी आती है, ओके, सब प्राइम लेंडिंग होना या फिर आपका इन्फ्लेशन बढ़ना, इन सभी चीजों को टैकल किया जा सकेगा। तो अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखिए तो प्री के पर्सपेक्टिव से भी ट्रिपल आर इस बार पूछ लिया जा सकता है। फिर ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कैसे देश में जो आपका लिक्विडिटी है उसको मैनेज किया जाता है, ग्रोथ को मैनेज किया जा सकता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है बाय आरबीआई। आरबीआई का क्या रोल है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टू इनहैंस ग्रोथ इन आवर नेशन, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो उस तरीके से लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें जो है आप थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेनेशन को देखिएगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।